guys, welcome back on Civil Service Point YouTube channel. So guys, today's session is the news today. So guys, डेली बेसिस करंट अफेयर वीडियो रहता है ये. अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम रिलेवेंट ये वीडियो रहता है, एनालिसिस यहाँ पर एग्ज़ाम के रिलेवेंट किए जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली अपडेट के लिए जुड़े रहिए. अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं. सो गाइज, फर्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत को 2 वर्ष का कार्यकाल आरंभ हुआ है. गाइज, यहाँ पर माइंड करने वाली बात है कि यहाँ पर भारत की जो सत्ता है वो अस्थायी रूप से है. ठीक है, ऐसा नहीं कि न्यूज़ इस तरह से है और उस समय एग्ज़ाम में हम बाय डिफ़ॉल्ट ये सोचे कि नहीं भारत को स्थायी रूप से सत्ता नहीं, अस्थायी सदस्य के रूप में भारत को 2 वर्ष का कार्यकाल आरंभ हुआ है. ठीक है, भारत को वर्ष 2021-22 के लिए 15 राष्ट्रों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के सदस्य के रूप में 8वीं बार चुना गया है. ओके, सो गाइस, इंडिया को 8वीं बार, ठीक है, चुना गया है. भारत एशिया प्रशांत देशों द्वारा समर्थित उम्मीदवार था. भारत एशिया प्रशांत देशों द्वारा समर्थित उम्मीदवार था. अस्थायी सदस्यों का चयन 2 वर्षों के लिए किया जाता है. ठीक है, इसलिए प्रतिवर्ष महासभा कुल 10 में से 5 स्थायी सदस्यों का निर्वाचन करती है. वर्तमान 10 अस्थायी सदस्य हैं, यथा भारत, नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड, मैक्सिको, एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट और ग्रेनडिन्स, ट्यूनेशिया, वियतनाम. भारत अगस्त 2021 में यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा और वर्ष 2022 में 1 माह के लिए पुनः अध्यक्षता करेगा. ठीक है, ज्ञातव्य है कि सदस्य देशों के नामों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार प्रत्येक सदस्य द्वारा 1 माह के लिए परिषद की अध्यक्षता की जाती है. मतलब अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में अध्यक्षता का यहाँ पर रूल है. ओके, मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ. सदस्य देशों के नामों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार प्रत्येक सदस्य द्वारा 1 माह के लिए परिषद की अध्यक्षता की जाती है. यानी प्रेसिडेंट का जो इसमें पद होता है वो कंट्री का जो पहला वर्ड होता है अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में किया जाता है. ठीक है, ओके. यूएनएससी के कार्यकाल के दौरान नाम्स एक दुरुस्त बहुपक्षीय व्यवस्था के लिए अभिविन्यास नामक थीम के तहत भारत 5 प्राथमिकताओं पर कार्य करेगा, यथा प्रगति के लिए नए अवसर, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर प्रभावी प्रतिक्रिया, बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण, समाधानों के चालक के रूप में मानवीय स्पर्श के साथ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना. ओके, इन 5 मुद्दों पे भारत काम करेगा. ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक. खैर गाइज, एग्ज़ाम के व्यूज़ से जहाँ तक मुझे ऐसा महसूस होता है कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो देखिए, स्थायी सदस्यों का चयन 2 वर्षों के लिए किया जाता है. ठीक है, प्रति वर्ष महासभा कुल 10 में से 5 स्थायी सदस्यों का निर्वाचन करती है. ठीक है, क्योंकि इसके बारे में एक बेसिक अवेयरनेस ही रहना काफ़ी है. काफ़ी इसे ब्रॉड उतनी डील नहीं की जाती है क्वेश्चंस के साथ. ठीक है, भारत अगस्त 2021 में यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा. ओके, वर्ष 2022 में 1 माह के लिए पुनः अध्यक्षता करेगा. ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं हो. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत की. डिजिटल भुगतान सूचकांक देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाएगा. साथ ही डिजिटल भुगतान के विभिन्न स्वरूपों तक पहुंच और गहनता को उचित रीति से दर्शाएगा. आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में 5 व्यापक मापदंड शामिल हैं जो विभिन्न समयावधि में देश के डिजिटल भुगतान की व्यापकता और पैठ का
मापन करने में सक्षम है। वे मापदंड हैं: भुगतान सक्षमकर्ता जिसका भारांश 25%, भुगतान अवसंरचना मांग पक्ष कारक 10%, भुगतान अवसंरचना आपूर्ति पक्ष कारक 15%, भुगतान निष्पादन 45%, भुगतान केंद्रीयता 5%। आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का निर्माण मार्च 2018 के अवधि मानकर किया गया था, अर्थात मार्च 2018 के लिए डीपीआई स्कोर 100 निर्धारित किया गया है। मार्च 2019 और मार्च 2020 के लिए डीपीआई क्रमशः 153.47, 207.84 पर है। ठीक है, यह वर्ष 2018-20 के डिजिटल भुगतान के विस्तार में सराहनीय वृद्धि को संकेत करते हैं। ओके, सो गाइज ये जो पूरा आर्टिकल है बस एक अवेयरनेस के लिए आर्टिकल है, इसमें एग्ज़ाम का कोई वैसा रिलेवेंट कंटेंट नहीं है। ओके, बस मैंने यहाँ पर ये बताना चाहा कि इसको आप नॉलेज में रखो आप कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत की है। ठीक है, तो क्या है, इनका इस्तेमाल क्या किया जाएगा। ठीक है, बस ये लाइन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि मार्च 2019 और मार्च 2020 ओके के लिए डीपीआई क्रमशः जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है उनमें क्या स्कोरिंग मिला है, तो 153.47 ये 2019 और 2020 के लिए 207.84 ये रहा है। तो अगर एग्ज़ाम में कुछ बातें उठती हैं तो यहाँ से उठेंगी, बाकी इसमें कुछ और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर आरबीआई पे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो तो एक अलग हो गया कि आरबीआई पे क्वेश्चन पूछे कि 1934 में बना। ठीक है, तो इस हिसाब से वो कौन से अध्यक्षता में किस कमीशंस के अनुशंसा पे बना है। ठीक है, तो ये बातें हो गई, तो ये तो बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चंस हो गया। फिलहाल जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है तो वहाँ पे बस ये इंडेक्स जो है यहाँ पे बातें आ सकती हैं, बाकी इसमें कुछ और जान नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा देख लेते हैं। डिजिटल भुगतान वस्तुतः एक लेन देन है जो डिजिटल या ऑनलाइन मोड के माध्यम से संपन्न होता है। इसमें धन का कोई भौतिक आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, तो एक अच्छा खासा एक लाइन है, ये तो सबको बेसिक पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, संपूर्ण नागालैंड को सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अफस्पा आर्म्ड फोर्स्ड स्पेशल पावर एक्ट 1958 के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, गृह मंत्रालय ने आगामी 6 महीनों के लिए संपूर्ण नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। ओके, सरकार के अनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों में हत्याएं, लूट, जबरन वसूली हो रही हैं, इसलिए वहां तैनात सुरक्षा बलों की सुविधा के लिए आवश्यक कार्रवाई करना अपरिहार्य हो गया। ठीक है, अफस्पा AFSPA अफस्पा जो है अशांत क्षेत्रों में पुनः कानून व्यवस्था लागू करने के लिए सशस्त्र बलों को असाधारण शक्तियां और विशेष छूट उन्मुक्तियां प्रदान करता है। क्षेत्रों को विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जाति अथवा समुदायों के सदस्यों के मध्य मतभेद या विवाद के कारण अशांत माना जाता है। ठीक है, असाधारण शक्तियों में सैन्य बलों को अपने कर्तव्यों के लिए कानूनी प्रतिरक्षा के साथ साथ बिना वारंट किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति शामिल है। ये जो पावर है गाइस अफस्पा को काफ़ी मजबूत बना देता है। असाधारण शक्तियों में सैन्य बलों को अपने कर्तव्यों के कानूनी प्रतिरक्षा के साथ साथ बिना वारंट किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति होती। बस इनको ये आभास होना चाहिए कि वो जो पर्सन्स है, जो व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं सामाजिक अशांति फैला सकता है या संदिग्ध है कि कोई न कोई ऐसे कार्य को करने में लगा हुआ है जो कि आने वाले समय सामाजिक अशांति को वो अंजाम देगा, तो उसको बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, अफस्पा के लागू होने के लिए एक क्षेत्र को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अशांत घोषित किए जाने की आवश्यकता होती है। ये जो एक्ट है आर्म्ड फोर्स, ठीक है,
स्पेशल पावर एक्ट जो 1958 है अपस्पा, ये लागू करने के लिए क्षेत्र को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अशांत घोषित किए जाने की आवश्यकता होती है। ठीक है। वर्तमान में अपस्पा संपूर्ण नागालैंड, असम, मणिपुर, इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रभावी है। ठीक है। ऐसा नहीं बस नागालैंड में, नागालैंड, असम, मणिपुर, ठीक है, इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अभी लगा हुआ है। ठीक है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2015 में त्रिपुरा और 2018 में मेघालय से अपस्पा हटा दिया गया था। ओके गाइज, यहाँ पिंग चेंज कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। जो सेवन सिस्टर है, सेवन सिस्टर में से जो त्रिपुरा और मेघालय है, 2015 में त्रिपुरा और मेघालय को 18 में अपस्पा वहाँ से हटा दिया गया था। वह 2016 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सशस्त्र बल अशांत क्षेत्रों में भी अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान कानून के उल्लंघनों के लिए जांच से बच सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त जस्टिस जीवन रेड्डी आयोग 2005 ने अपस्पा को रद्द करने की अनुशंसा की थी। ओके, तो खैर ये कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, बस इतना जानिए कि 2015 में त्रिपुरा, 2018 में मेघालय से अपस्पा हटा दिया गया है। नागालैंड के साथ साथ असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अपस्पा लागू है। ठीक है, क्लियर। और हाँ, इनके कुछ हिस्सों में लगा हुआ है, लेकिन नागालैंड को अगले 6 महीने के लिए पूर्णतः अपस्पा लागू पूरे राज्य पे कर दिया गया। अपस्पा क्या होता है, ठीक है, ठीक, ये मैंने बताया। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अपस्पा आसान क्षेत्रों में पुनः कानून व्यवस्था लागू करने के लिए सशस्त्र बलों को असाधारण शक्तियाँ देती है। इसमें क्या होता है कि जो संदिग्ध व्यक्ति होता है सामाजिक रूप से, उसको बिना वारंट गिरफ्तार करने का आदेश होता है। ठीक है, ये 1958 का एक्ट है। क्लियर, इसको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी। ठीक है। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के अंतर्गत 6 राज्यों में 6 स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत, ठीक है, एक चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से विश्व स्तर पर उपलब्ध अभिनव निर्माण प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने के उद्देश्य पर केंद्रित है। ठीक है। लाइट हाउसिंग प्रोजेक्ट आदर्श आवास परियोजना इसके अंतर्गत क्षेत्र की भू जलवायु और आपदापूर्ण स्थितियों को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक प्रौद्योगिकी से निर्मित आवास शामिल है। ओके, ये परियोजनाएं पारंपरिक ईंट और मोर्टार निर्मित निर्माण की तुलना में 12 माह के भीतर एक त्वरित गति से निवास योग्य आवासों का निर्माण तथा वितरण करेगी। ये आवास अधिक किफ़ायती, संधारणीय, उच्च गुणवत्ता और स्थायित्व युक्त होंगे। ठीक है। विशेषताएं: स्थानीय जलवायु और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए धारणीय आवासों का निर्माण किया जाएगा। 14 मंजिला टावर बनाया जाएगा, जिसमें कुछ 1040 फ्लैट बनाए जाएंगे। ठीक है। निर्मित मकान पूर्णतया भूकंपरोधी होंगे, क्योंकि वे पूर्ण निर्मित सामग्री एकास्मिक कंक्रीट निर्माण, प्रीकास्ट कंक्रीट निर्माण प्रणाली आदि के उपयोग के कारण धारणीय और पर्यावरण के अनुकूल होंगे। ठीक है। लोगों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए और अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु किफ़ायती आवास मौलिक आवश्यकता है। इससे पूर्व सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत एक उप योजना के रूप में शहरी प्रवासियों और निर्धनों के लिए किफ़ायती किराए की आवासीय परिसरों के विकास को स्वीकृति प्रदान की थी। सो गाइज, आई होप कि आपको ये योजना समझ में आया होगा। ठीक है।
प्रधानमंत्री लाइट हाउस परियोजना की ये आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सार्वजनिक परामर्श के लिए 5वीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का प्रारूप जारी किया गया। ओके, क्या है इसको देख लेते हैं। उद्देश्य, भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार तंत्र की शक्ति एवं कमजोरियों की पहचान करना तथा उनका समाधान करना, देश में सामाजिक आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करना, भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार तंत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। ओके, इसका विजन क्या है? प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और आगामी दशक में भारत को शीर्ष 3 वैज्ञानिक महाशक्तियों में शामिल करना। ओके, लोक केंद्रित प्रौद्योगिकी और नवाचार तंत्र के माध्यम से महत्वपूर्ण मानव पूंजी को आकर्षित करना, उसे घोषित करना, सुदृढ़ करना और बनाए रखना। ठीक है। पूर्णकालिक शोधकर्ताओं की संख्या को दोगुना करना, प्रत्येक 5 वर्ष में अनुसंधान एवं विकास पर सकल घरेलू व्यय और निजी क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना, आगामी दशक में वैश्विक पहचान और पुरस्कार के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने की आकांक्षा के साथ भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार STI के व्यक्तिगत व संस्थागत उत्कृष्टता का निर्माण करना। ठीक है। इसकी आवश्यकता क्या है? आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, के मार्ग पर आगे बढ़ने हेतु आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण सततता को शामिल करना। कोविड-19 महामारी के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, शिक्षा और उद्योग के उद्देश्य, समन्वय व सहयोग को साझा करने के लिए एक साथ कार्य करने का एक शानदार अवसर प्रदान किया गया। इससे पहले लागू की गई 4 प्रमुख नीतियां हैं: वैज्ञानिक नीति संकल्प 1958, प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य 1983, STP 2003 और STIP 2013। विशेषताएं क्या है इनकी? STI तंत्र के संबंधित और उत्पन्न सभी प्रकार के डेटा के लिए एक केंद्रीय निक्षेपागार के रूप में राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार STI वेधशाला स्थापित की जाएगी। सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित सभी अनुसंधानों के आउटपुट तक पहुंच प्रदान करने के लिए इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर्काइव ऑफ रिसर्च को विकसित किया जाएगा। STI गतिविधियों को आगे बढ़ाने और STI तंत्र के वित्तीय परिदृश्य का विस्तार करने के लिए सभी सार्वजनिक और निजी संस्थाएं न्यूनतम निर्धारित बजट के साथ एक STI स्थापित करेगी। प्रासंगिक हितधारकों के साथ संबद्धता को बढ़ावा देने के साथ साथ अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्टता फ्रेमवर्क विकसित किए जाएंगे। ओके, सभी प्रकार के भेदभाव से निपटने के लिए भारत केंद्रित समानता और समायोजित चार्टर विकसित किया जाएगा। सहयोग की इच्छुक परमाणु रक्षा अंतरिक्ष इकाइयां परियोजना की पहचान करेंगी जहां वे स्थानीय नवाचार तंत्र को मजबूत करने के लिए निजी कंपनियों और शिक्षाविदों के साथ मिलकर कार्य करेंगे। ओके, सो गाइज, ये पूरा प्लान रहा सार्वजनिक परामर्श के लिए 5वीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति NSTIP का प्रारूप किया जाएगा। ठीक है। सो इसमें अभी के लिए एग्ज़ाम के कोई कंटेंट नहीं है। ठीक है। हालांकि अगर कुछ ऐसा अपडेट आता है तो मैं ज़रूर यहाँ वीडियो लेकर आऊँगा। बस ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ये अवेयरनेस रहे कि ये क्या है, ये कब से चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या इनमें मुद्दा है। तो ये सब चीज़ें रहा गाइस। इसमें सभी एग्ज़ाम के लिए हमें लगता है कुछ इसमें से कंटेंट आने वाले हैं। हाँ, लेकिन इसका एक नॉलेज आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है ये।
अन्य सुर्खियां जो कि गाइस हमारे वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे चहेता टॉपिक रहता है, ठीक है। निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्कों व करों में छूट देने की योजना, ठीक है। सरकार ने 1 जनवरी 2021 से निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं को इस योजना का लाभ देने का निर्णय किया है। ओके, यह योजना भारत में यह योजना भारत में पण्य निर्यात योजना को प्रतिस्थापित करेगी, ठीक है। इससे पूर्व भारत को WTO में MEIS पर अमेरिका के विरुद्ध एक मामले में पराजय का सामना करना पड़ा था। इसमें MEIS को निर्यात सब्सिडी के रूप में स्वीकार किया गया था, ठीक है। रेमिशंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट RODTEP, ओके। योजना का उद्देश्य भारतीय उत्पादों को लागत प्रतिस्पर्धी बनाने और वैश्विक बाजार में उनके लिए एक समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए निर्यातकों यानी दृष्टित शर्तों और अपवर्जन की अधीन द्वारा भुगतान किए गए करों व प्रशुल्कों की प्रतिपूर्ति करना है, ठीक है। ट्रेजरी बिल, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए एक कैलेंडर जारी किया है। ट्रेजरी बिल वस्तुतः भारत सरकार के या किसी भी देश के केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए अल्पावधि यानी 1 वर्ष तक के उधारी प्रपत्र होते हैं, ठीक है। उधारी प्रपत्र होता है, ये अल्पावधि का होता है, यानी 360 डेज। ट्रेजरी बिल वस्तुतः भारत सरकार के या किसी भी देश के केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया अल्पावधि का ये उधारी प्रपत्र होता है। यह बाजार जोखिम को कम करने हुए निवेशकों को अपनी अल्पकालिक अधिशेष निधि को जमा करने में सक्षम बनाते हैं। उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित अंतराल पर नीलाम किया जाता है और अंकित मूल्य, ठीक है, पर जारी किया जाता है। वर्तमान में 3 प्रकार के नीलामी या सक्रिय ट्रेजरी बिल हैं। टी बिल जारी किए जाते हैं, 91 दिवसीय टी बिल, 182 दिवसीय टी बिल और 364 दिवसीय टी बिल। ओके गाइज, भारत में इसमें प्रचलन में 3 बिल हैं, 3 ट्रेजरी बिल हैं। पहला 91 टी बिल, दूसरा 182 डे टी बिल और तीसरा है 364 डे टी बिल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लैंगिक अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस। ओके, नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्स ऑफेंडर यानी NDSO। NDSO में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बाल लैंगिक शोषण, छेड़छाड़ के आरोपों में दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या 1 मिलियन से भी अधिक हो गई है। ओके, NDSO देश में लैंगिक अपराधियों के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस है। इस डेटाबेस का रखरखाव राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा किया जाता है। यह ऑनलाइन सुविधा विशेष रूप से कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के उपयोग के लिए है, जिसकी अंतर संचालित आपराधिक न्याय प्रणाली तक पहुंच है। इसे वर्ष 2018 में गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। गाइस, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, ठीक है। जितने भी लैंगिक अपराधियों पर यह डाटाबेस है उसमें इस समय जो संख्या है 1 मिलियन, ठीक है,
संख्या हो चुकी है। ये जो NDSO है 2018 में गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, होम मिनिस्ट्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो NDSO क्या है? NDSO ये है लैंगिक अपराधियों पर राष्ट्रीय डाटाबेस है। ठीक है, तो बस इतना एग्जाम की बुक से बस इतना इंपॉर्टेंट है कि NDSO जो है वो 2018 में गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। क्या होता है? यह लैंगिक अपराधियों पर एक राष्ट्रीय डाटाबेस है। ठीक है, क्लियर? इसका जो रखरखाव है, इस डेटाबेस का जो रखरखाव है राष्ट्रीय जो रखरखाव अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB करता है। क्लियर? राष्ट्रव्यापी वैक्सीन पूर्वाभ्यास यानी ड्राई रन, यह पूर्वाभासी सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में आयोजित किया जा रहा है। ड्राई रन का उद्देश्य राज्य में कोविड-19 टीकाकरण के लिए नियोजित परिचालनों और निर्धारित तंत्रों का परीक्षण करना है। यह किसी भी कमी या अवरोध के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा ताकि वास्तविक क्रियान्वयन के आरंभ होने से पूर्व उनका समाधान किया जा सके। इस अभ्यास में कोविन एप्लीकेशन में आवश्यक डेटा प्रविष्टि शामिल की जाएगी। कोविन वैक्सीन वितरण की निगरानी, शीत भंडारण के लिए परीक्षण या कार्यान्वयन स्थलों पर उचित सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भीड़ के प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन मंच है। ठीक है, क्लियर गाइज? तो ये कोरोना को पाकर है, तो खास कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं एग्जाम की व्यू समझ में आ रहा है, नहीं देख लेते हैं। जामुली द्वीप, ठीक है, जामुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी में निर्मित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह 352 वर्ग किमी से अधिक व्यापक क्षेत्र में विस्तृत है। यह 16वीं शताब्दी के पश्चात से नौ वैष्णव संस्कृति के प्राथमिक केंद्रों के रूप में असम का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र भी है। माजुली द्वीप मृदा अपरदन और भारी बाढ़ के कारण खतरनाक दर से जलमग्न हो रहा है। फलस्वरूप द्वीप के आकार में उत्तरोत्तर कमी हो रही है। ओके, सो गाइज माजुली द्वीप जो है ये एग्जाम की व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है कि ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, 352 वर्ग किमी में ये फैला हुआ है। यह 16वीं शताब्दी के पश्चात से नौ वैष्णव संस्कृति के प्राथमिक केंद्र के रूप में असम का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र भी है। ठीक है, सो गाइस इसका इम्पोर्टेंट हमारे प्राचीन में भी रहा है और इसका जो अवस्थिति है वो असम में है, अब ब्रह्मपुत्र नदी से निर्मित है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ओके, सो गाइज आपको अगर इस वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको एक एहसास हो रहा है कि जितने भी वीडियो आते हैं, जितने भी करंट के बेस पे बातें आती हैं, कहीं ना कहीं ये बातें आपको कंटेंट वहाँ पे मिलते होंगे। ओके, खैर अपना अपना बताने का सबका तरीका होता है, सब अच्छा कर रहे हैं, सबका बेहतर तरीका होता है। ओके, सो अगर आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से रिलेवेंट वीडियो रहता है तो प्लीज़ गाइस इससे जुड़े रहिए और आपको खुद आने वाले समय में एहसास हो जाएगा कि यहाँ के जो कंटेंट होते हैं बाकी जगह मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या क्या इम्पैक्ट है उनका एग्ज़ाम के व्यू से, वो तो देखने से पता चल जाता होगा। खैर आपको अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।